ओम वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया बाय मीन्स ऑफ ओम्स लॉ। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं पहले ओम्स लॉ की और फिर मैं बताऊंगा ये रेजिस्टेंस आया क्यों। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इज अ लॉ गिवन बाय अ साइंटिस्ट बाय द नेम ओम। सर ये ओम्स लॉ चीज क्या है? ओम्स लॉ में क्या बोला गया कि अगर कभी एक एलिमेंट के अक्रॉस, एक कंडक्टर के अक्रॉस आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपको बहुत डिटेल में दिया था। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब आप एक बैटरी की मदद से किसी मटेरियल के अक्रॉस लगाते हो, देन द करंट इन दैट मटेरियल is called or is proportional to the voltage applied across it। देखो जैसे मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं, लिखवा दूंगा, पहले समझ लो मेरे भाई, लिखवा मैं आपको सब दूंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, इसके अक्रॉस मेरे बच्चों में क्या करता हूं, मैं ना एक बैटरी लगाता हूं जिसका वोल्टेज है V। अब इस बैटरी की मदद से ना इसके अंदर एक करंट का फ्लो सेटअप होता है, करंट इज I। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा, ये जो करंट इस मटेरियल में फ्लो करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज बेसिकली द ओम्स लॉ। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं और फिर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो लिखो एक बार, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा भाई। डायग्राम बनाया? देखो अब एक पॉइंट लिखना, अब एक पॉइंट लिखो। whenever any potential difference is applied across a material, whenever any potential difference is applied across a material, the current flowing through the material, whenever any potential difference is applied across a material, then current flowing through the material is proportional to the potential difference applied across its ends, is proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है। अब देखो बेटा, बड़े बड़े टीचर नेटवर्क के ना यहां गलती करते हैं बेसिक ओम्स लॉ में। ये डेफिनेशन मैंने 12th की टेक्स्ट बुक से ली है, किसी इंजीनियरिंग की किताब से नहीं। अब बहुत सारे टीचर क्या लिखवाते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। ऐसी गलती मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे, वोल्टेज इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट कैन डिपेंड ऑन कॉज, लेकिन बेटा कॉज कभी इफेक्ट पे डिपेंड नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? तो करंट इज द इफेक्ट, वोल्टेज इज द कॉज। पता है मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, लोग सीधे लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I तो V इक्वल टू IR। ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने क्या बोला भाई कि I इज इक्वल टू V बाय R। तो इन्होंने बोला ये जो 1 बाय R है ना, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो मैंने बोला है, जैसा मेरा प्रॉमिस है यार, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। यहां पे R कहलाता है मेरे भाई रेजिस्टेंस, R कहलाता है रेजिस्टेंस, और 1 बाय R को कहते हैं G, यानी कि कंडक्टेंस। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है। तो ये हमारा ओम्स लॉ आता है, ये हमारा ओम्स लॉ आता है।
कि भाई I इज इक्वल टू वी बाय आर, I इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर जैसा अभिनव ने पॉइंट आउट किया, एक पॉइंट और हमें ऐड करना चाहिए, दैट पॉइंट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखो यहां तक नोट डाउन करने के बाद। ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई? ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अभी आऊंगा मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे भी आऊंगा बेटा, कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हमें ये समझ आ गया यार, इतना समझ आने के बाद क्या होता है ना, ओम्स लॉ के कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझेंगे, पहला तो आपके पास ये आया ना I इज इक्वल टू जी वी, और दूसरा इसका उल्टा V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो दोनों फॉर्म है ना, दीज फॉर्म्स आर एप्लीकेबल, दीज फॉर्म्स are applicable when Ohm's law is applied across a material, when Ohm's law is applied across a material। ठीक है, जब एक मटेरियल पे अप्लाई करते हो तब ये फॉर्म्स अप्लाई होती हैं। प्रथमेश में अभी आऊंगा बेटा कि कंडक्टर पे ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है क्या? ऐसा नहीं है, हर तरह के मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्म होती है कि करंट डेंसिटी मेरे हिसाब से मेरे सभी बच्चे समझते होंगे, करंट पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम ये बोलते हैं J प्रोपोर्शनल टू E, तो J को लिखते हैं सिग्मा E। अब ये क्या होता है J इक्वल टू सिग्मा E? ये कहलाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहलाता है भाई? पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब इसमें और दूसरे लॉ में क्या फर्क है भाई? इसके अंदर और दूसरे लॉ में क्या फर्क है? देखो, मैंने पहले वाला लॉ बोला भाई, किसी मटेरियल के अक्रॉस लगता है। ठीक है, पूरा मटेरियल चाहिए होता है। और ये जो पॉइंट फॉर्म वाला लॉ है ना, ये क्या कहता है कि यहां पे मान लो आपने क्रॉस सेक्शन लिया। अब यहां पे बेटा जो आपकी करंट डेंसिटी डिफाइंड है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और दिस लॉ कैन बी अप्लाइड at any point, inside the material। ठीक है भाई, ये किसी पॉइंट पे लगाया जाएगा मेरे भाई। और ये V इक्वल टू आई आर वाला जो लॉ है ना, ये पूरा मटेरियल के अक्रॉस लगाया जाएगा। ये पूरे मटेरियल के अक्रॉस लगाया जाएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई भाई? क्या फर्क है दोनों में?
इधर एक चीज और देखना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब सर ये सिग्मा क्या है? सिग्मा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है इसको? कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सॉरी, ओम मीटर नहीं, ये रेजिस्टिविटी की होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी होती है रो, रो इज द रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो रो जो होता है ना, दिस इज 1/सिग्मा। रो इज एक्चुअली 1/सिग्मा। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी फिर इस हिसाब से? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये होगा, सर ये दोनों लॉज आपस में कैसे रिलेटेड हैं? ये दोनों लॉज आपस में कैसे रिलेटेड हैं? इस पे भी बात करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहां तक लिख ही लिया होगा। अब देखो, जैसे कि अगर हम एक मटेरियल लें, ठीक है, इसके अंदर मेरे बच्चों अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है E, तो यहां पे जो वोल्टेज होता है ना, ये ऐसे डिफाइंड होता है -E.dl। तो वोल्टेज इज नथिंग बट E इनटू लेंथ। तो E इज इक्वल टू V/L। E क्या हो गया? V/L हो गया। E क्या हो गया मेरे भाई? V/L हो गया। अब यहां पे जो करंट डेंसिटी डिफाइंड है, देखो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। क्या होती है मेरे भाई? करंट पर यूनिट एरिया। यानी इसकी जो यूनिट होती है ना, वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J इक्वल टू I/A। अब जो आपने ओम्स लॉ निकाला है भाई, जो आपने पॉइंट फॉर्म वाला ओम्स लॉ लिखा है, ओम्स लॉ में आप क्या लिखोगे? आपने लिखा था J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, अब J की जगह बेटा आपने लिखा I/A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वोल्टेज बाय लेंथ। अब यहां से क्या हो गया? I इज इक्वल टू सिग्मा A/L इंटू V, या फिर V इक्वल टू I इंटू L/सिग्मा A। अब 1/सिग्मा तो रो होता है भाई, अभी मैंने बताया, रो L/A, और ये होता है V इक्वल टू IR। तो यहां से रेजिस्टेंस का रिलेशन हमको मिल गया। द रेजिस्टेंस R इज नथिंग बट रो L/A। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रो L/A। माइनस साइन कहां गया? माइनस साइन यार वोल्टेज की पोलैरिटी में चला जाएगा। ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी में चला जाएगा। कैसे सर? देखो, अगर आप DL इस डायरेक्शन में लोगे, मान लो आपने DL इस डायरेक्शन में लिया, तो E.dl का डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आएगा, cos 0 आएगा। cos 0 माने 1। लेकिन बेटा जब आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो वोल्टेज में भी क्या लिखोगे? -V। वोल्टेज में भी क्या लिखोगे? -V। तो जब आप -V लिखोगे और यहां भी एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड। चमक गया? माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड। ये बात क्लियर हो गई भाई? ये बात क्लियर हो गई? चलो,
पर्पल सिंह मेरे भाई, एक चीज है ना, अगर आपको नॉलेज नहीं आएगी और बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? पहले तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना, और जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा वी कांट वर्क विद बेटर सब्जेक्ट्स। हम मशीन्स के बारे में कैसे बात कर लें, हम पावर सिस्टम के बारे में कैसे बात कर लें, जब तक कि नेटवर्क पे अपना कमांड नहीं है। एंड नेटवर्क इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट रियलाइजिंग व्हाट इज द वेरी बेसिक फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, नेटवर्क पढ़ने के मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं दो तरीके होते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच लेके चलो, जहां आपको क्वेश्चन बनाना तो आ गया बट अंदर से ना दिल से फील नहीं होता कि क्वांटिटी क्या है। दूसरा तरीका यह है कि भाई नेटवर्क को फील करते हुए चलो, क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनाने, क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन साइड बाय साइड नेटवर्क को फील करना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड कंसेप्चुअल होता है। चलो अब इतना हमारे पास आया। अब मैं ये कहता हूं यार, एक बार ना ये रेजिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन भी लिख ही लेते हैं। रेजिस्टेंस का ना डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, रो एल बाय ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, ओम मीटर में। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस कोर्स में ना मेरा टारगेट उन बच्चों तक पहुंचना है जिन्होंने भले ही 12th में अच्छा ना किया हो बट स्टिल दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नेटवर्क। अब ये क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ठीक है, एल होता है लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रथमेश मैंने लिखवाया तो था पॉइंट फॉर्म का मतलब अभी। चलो मैं लिखवा देता हूं फिर भी दोबारा से, एक बार लिख लो। शायद मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था मैंने। देखो वैसे लिखा तो था शायद से यार, देखो ये लिखा तो है पॉइंट फॉर्म का मतलब इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल। ईएमटी में भी डिफरेंशियल का मतलब नहीं होता। पॉइंट फॉर्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि डेरिवेटिव ले रखा है, पॉइंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक एक पॉइंट पे लगाया जाता है। पूरे मटेरियल पे लगाओगे तो वो लॉ अलग है, मटेरियल के हर पॉइंट पे लगाओगे तो वो लॉ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये हर पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज वाई पॉइंट फॉर्म। ठीक, चल मेरे हिसाब से ये देखो, यहां पे भी एक चीज और है, लेंथ जो लेनी है ना ये अलोंग द करेंट डायरेक्शन लेनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है भाई, तो लेंथ हमेशा करंट के सेम डायरेक्शन में और एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर। अब देखो ओम्स लॉ ने क्या बोला यार, एक्चुअली ओम ने क्या बोला था कि भाई देखो जब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जाए, जब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जाए तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आइडियल होना चाहिए, ये आइडियल होना चाहिए। एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो नहीं समझ आया? देखो कहां गया, ये देखो अगर ये वाला एरिया है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एरिया समझ आ रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी देखो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये जो मेरा हाथ है ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये मार्कर जो है दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अब समझ आया क्रॉस सेक्शन एरिया? ठीक, देखो ओम ने क्या बोला यार कि V I के प्रोपोर्शनल है या फिर I V के प्रोपोर्शनल है। एक चीज मान लो I प्रोपोर्शनल टू V, तो I वर्सेस V या V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो लीनियर आना चाहिए। बट पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो पॉइंट्स होते हैं ना थोड़ा सा इनके ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि यार देखो कोई भी मीटर एग्जैक्ट रीडिंग तो देगा नहीं ना मेरे भाई, तो उसके बीच में से हम लाइन पार कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर एक्चुअल डेटा, दीज आर एक्चुअल डेटा।
और ये जो हरी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन यानी इस डेटा में जो बेस्ट तरीके से फिट हो जाए, इस डेटा में जो बेस्ट तरीके से फिट हो जाए। अब यार इसको मैं और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बेस्ट फिट लाइन का मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन होता है, कैसे ये लाइन डिराइव की जाती है, बट मैं उस पर जाना नहीं चाहता, ठीक है। अभी के लिए बस ये मान लो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिससे इन पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए। तो डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल डेटा, डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा फ्रॉम लाइन इज मिनिमम, ठीक है भाई। उसे हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या कहते हैं उसको? बेस्ट फिट लाइन। क्लियर है? तो ये बेस्ट फिट लाइन आ गई। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या सर ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे लगाया जा सकता है? देखो, हर कोई जो है ना लीनियर ग्राफ एग्जिबिट नहीं करता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेदर देन हैविंग अ स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ग्राफ, अगर नॉन लीनियर ग्राफ होता है तो व्हाट वी डू, वी टेक द स्लोप ऑफ दैट कर्व टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट ये लिखना, फॉर मटीरियल्स, ध्यान से लिखो, फॉर मटीरियल्स वेयर द कर्व बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, फॉर मटीरियल्स वेयर द कर्व बिटवीन करंट एंड वोल्टेज is non-linear, for materials where the curve between current and voltage is non-linear, we take the slope at a point, by means of tangent, we take the slope at a point by means of tangent to determine the resistance. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.